वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सर्वप्रथम वेग नियम या दर नियम। दर नियम किसी अभिक्रिया की दर व उसमें प्रयुक्त क्रिया कारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें कैपिटल ए का रस समीकरण गुणांक स्मॉल ए है, कैपिटल बी का रस समीकरण गुणांक स्मॉल बी है, कैपिटल सी का रस समीकरण गुणांक स्मॉल सी है एवं कैपिटल डी का रस समीकरण गुणांक स्मॉल डी है। अधिकांश अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। वेग इज इक्वल टू ए की सांद्रता की पावर एक्स, बी की सांद्रता की पावर वाई। यहाँ पर x का मान a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार y का मान b के रस समीकरण गुणांक स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक नियतांक k लगा देते हैं। अतः वेग इज इक्वल टू k इंटू ए की सांद्रता की पावर x इंटू बी की सांद्रता की पावर y। वेग को अभिक्रिया की दर भी कहते हैं एवं k को दर नियतांक कहते हैं। दर समीकरण को हमेशा प्रायोगिक रूप से ही ज्ञात किया जा सकता है। हम अभिक्रिया को देखकर दर समीकरण का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक अभिक्रियाएं एवं जटिल अभिक्रियाएं। प्राथमिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो एक पद में ही पूर्ण हो जाती है। सामान्यतः बहुत कम अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं होती है एवं जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जनरली सभी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं ही होती है। अभिक्रिया की कोटि। प्रायोगिक दर समीकरण में उपस्थित प्रत्येक स्पीशीज की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के वेग का समीकरण k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y हो तो इस स्थिति में अभिक्रिया की कोटि x प्लस वाई होगी। x a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है एवं y b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है एवं अभिक्रिया की कुल कोटि x प्लस वाई होगी। किसी भी तात्विक अभिक्रिया जिसे प्राथमिक अभिक्रिया भी कहते हैं में जितने अणु भाग लेते हैं वह उसकी आणविकता कहलाती है। आणविकता हमेशा तात्विक अर्थात प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होती है। इसका मान हमेशा 1, 2 या 3 होता है। यदि कोई आणविक अभिक्रिया दी गई हो यदि यह कहा गया हो कि दी गई अभिक्रिया आणविक है तो दी गई अभिक्रिया के वेग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं k इंटू ए की पावर a इंटू बी की पावर b। आणविक अभिक्रिया के लिए हमेशा x का मान जो कि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है a के बराबर होता है एवं y का मान b के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी तात्विक अभिक्रिया में क्रिया कारक की घात उसके रस समीकरण गुणांक के बराबर होती है। कोटि एवं आणविकता में अंतर। कोटि का मान शून्य, भिन्नात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, परंतु आणविकता का मान शून्य अथवा अपूर्णांक नहीं हो सकता है। कोटि प्रथम एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, परंतु आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है। सामान्यतः अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक पद सबसे धीमा होता है जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं एवं अभिक्रिया की कोटि इसी पद के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। यदि हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई हो 2H2O2 से हमें H2O प्लस O2 प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है एवं I- इसमें उत्प्रेरक है। दी गई अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, H2O2 प्लस I- से H2O जो कि मंद पद है एवं H2O2 से H2O प्लस I- प्लस O2। अभिक्रिया हमेशा मंद पद पर ही निर्भर करती है। यदि हम रिले दौड़ का उदाहरण लें तो रिले दौड़ में किसी भी टीम का जीतना उसके सबसे मंद दौड़ने वाले धावक पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी भी अभिक्रिया का संपन्न होना उसके सबसे मंद पद पर ही निर्भर करता है। अतः इस अभिक्रिया के लिए वेग -d of H2O2 by dt इज इक्वल टू k इंटू
H2O2 की सांद्रता इंटू I माइनस की सांद्रता होती है। किसी भी अभिक्रिया के मंद पद के लिए उसकी कोटि उसकी आणविकता के बराबर होती है। दिया गया पद सबसे मंद पद है और हम जानते हैं आणविक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की घात उसके रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर होती है। अतः H2 की घात 1 है एवं I माइनस की भी घात 1 है। अब यदि हमें केवल वेग समीकरण दी गई हो तो हम वेग समीकरण को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वेग समीकरण द्वितीय कोटि की है, अतः अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हो रही होगी। अतः वेग समीकरण को देख के अभिक्रिया के पदों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है एवं यदि अभिक्रिया के पद दिए गए हो तो हम उन पद की सहायता से वेग समीकरण को भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं। ए व बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? माना अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। यदि हम इन दोनों आंकड़ों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों आंकड़ों में ए की सांद्रता स्थिर रखी गई है तथा बी की सांद्रता को बदला गया है। बी की सांद्रता को बदलने पर भी अभिक्रिया की रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की रेट अर्थात अभिक्रिया की दर बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अतः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर 0 अर्थात के इंटू ए की पावर ए। अब यदि हम इस दी गई स्थिति के लिए अभिक्रिया के वेग को लिखें तो अभिक्रिया का वेग 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू ए की सांद्रता 0.2 की पावर ए, बी की सांद्रता 0.1 की पावर 0 तथा अब यदि हम इस दी गई स्थिति के लिए अभिक्रिया के वेग को लिखें तो वेग इज इक्वल टू 1.43 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के इंटू ए की सांद्रता 0.4 की पावर ए इंटू बी की सांद्रता 0.05 की पावर 0। अब यदि हम समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करें तो हमें यह प्राप्त होता है 1.43 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 की पावर ए। अतः 0.2 की पावर ए इज इक्वल टू 2.8 मिलता है। यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू 1.5 प्राप्त होता है। अतः ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि 1.5 होगी एवं बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। यदि इस हमें क्वेश्चन में के का मान निकालने के लिए भी बोले तो यहाँ से ए का मान इस अभिक्रिया में रखने पर हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। So with this, thank you very much.